तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्रिकस द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध को। तो हमने बता दिया था अपवाह वेग क्या होता है, ठीक है, और हमने ये भी बता दिया था कि वैद्युत धारा क्या होता है। तो अब इसके संबंध को डिस्कस कर लेते हैं। तो अपवाह वेग क्या होगा, सबसे पहले आप खुद ही पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ रहा आएगा। इसे उठा के अपने आप को इधर रख लेते हैं। हाँ, तार के किसी परिच्छेद क्षेत्रफल में से 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश Q हो, तब तार में उत्पन्न धारा। देखिए, 30 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाया गया आवेश Q हो। 30 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजरे उनके द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आवेश ले जा रहे हैं। वो कितना आवेश ले गए, वो जो आवेश लेगा वो Q है। और कितना टाइम लगा, 30 सेकंड लगा। तो फिर क्या तो फिर उनके बीच धारा कितनी हो जाएगी, देखिए। तो धारा I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गई। Q आवेश को T समय में ले जा रहे हैं तो कितनी धारा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गया। ये देखिए चालक दिखाया गया है इसमें, ये जो चालक दिखाया गया है ए ए ये दिखाया गया है। इसमें से देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं माइनस 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 माइनस, ये वाले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये BD वेग से अपवाह वेग से जा रहे हैं, ठीक है। ये चालक है, ये चालक है। इस तरह से अब दिख जाएगा आपको, ठीक। तो माना तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप नहीं दिख पा रहे होंगे, अभी अपने आपको ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखेगा आराम से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग BD हो, तब प्रति सेकंड में तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NABD। बहुत नॉर्मल सी बात है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, BD वेग है, A क्षेत्रफल है, तो A क्षेत्रफल से कितने गुजरेंगे, B वेग से A क्षेत्रफल से n इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है तो NABD हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। A क्षेत्रफल से BD वेग से गुजर रहे हैं n इलेक्ट्रॉन तो NABD हो गया। T सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या T से गुणा हो जाएगी। वो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, प्रति सेकंड तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो। अब T सेकंड है तो T से गुणा हो जाएगी। तो T से जितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उनके बड़े n मान लेते हैं, बड़ा n हो जाएगा तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू NABD। ये हो गया, ये दिख गया होगा आपको, हमने आपको साइज से दिखा दिया। उसके बाद टी सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का आवेश Q, हाँ, टी सेकंड में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने निकाल ली, टी सेकंड में कितने आवेश, कितना जो आवेश होता है वो निकल जाएगा। आवेश हो जाएगा Q बराबर NE। n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता है, टी सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, E, तो फिर n इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश हो जाएगा, NE। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है ये। Q इज इक्वल टू NE हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें पता है, टी सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं वो कैपिटल N है, उसको कैपिटल N की वैल्यू को इसको यहाँ पे रख दिया है, इसको यहाँ पे रखते हैं NABDT और इंटू E, NABDT इंटू E ऐसा करके हो गया। उसके बाद Q बराबर NABDT इंटू E आ गया है। और हमने ऊपर क्या देखा था कि जो वैद्युत धारा होती है वो वैद्युत आवेश बटे लगे समय के बराबर होती है। तो हमने निकाल लिया है Q को इसमें रख देंगे, इस वाले फार्मूले में। हमने जो A वाला Q निकाला है, A वाला यहाँ से इस Q को इस फार्मूले में रख देंगे। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप? रख देंगे तो क्या हुआ, I इज इक्वल टू NABD अपॉन T, तो T से T कट गया ये वाला, NABD आ गया। I इज इक्वल टू NABD, जहाँ BD अपवाह वेग है, A क्षेत्रफल है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और N एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन है, तो I जो है वो धारा है, ठीक। तो हमने वैद्युत धारा और अपवाह वेग के बीच संबंध, यहाँ पे वैद्युत धारा I है, अपवाह वेग B है, तो इन दोनों के बीच में संबंध निकल आया। इस चालक के जरिए हमने निकाला है संबंध। आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए अगर आपके समझ में ना आ पा रहा है, क्योंकि सिंपल सी मैथमेटिक्स लगी है यहाँ पे, ठीक है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब धारा हमने आपको वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध बताया है, और धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालने के लिए क्या है आपको, J इक्वल टू I अपॉन A होता है, तो I की जो है वैल्यू निकाली है हमने, I की जो वैल्यू निकाली है ये वाली,
इस फार्मूले में रख देंगे। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, धारा घनत्व का फार्मूला होता है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि धारा घनत्व क्या क्या होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली धारा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है धारा घनत्व। अब धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध चाहिए, तो आई की जो वैल्यू डिराइव की थी हमने संबंध निकालते टाइम, आई का जो निकाल ए संबंध था, ए इसमें रख देंगे। ठीक है, ए इसमें रख देंगे। आई की जगह पे रखा है, देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, आई की जगह पे रखा हुआ है। आई की जगह पे जे ए रख दिया है, तो जे ए से ए कट गया है और फिर जे इज इक्वल टू एन ई वी टी आ गया। ठीक है, तो धारा घनत्व अनुगमन वेग के बीच में संबंध भी आ गया। हाँ, थोड़ा अब पढ़ लेते हैं गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है? मूविबिलिटी। मूविलिटी, इससे पहले तो हम म्यू से शो करते हैं। ठीक है, म्यू से शो करेंगे सर। किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। अपवाह वेग बीटी एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, यानी ई को एक मान लिया। हमने आपको बताया ना फार्मूले कैसे बनाया जाता है, फार्मूले से डेफिनेशन बनानी होती है। तो म्यू क्या है? म्यू इज इक्वल टू बीडी अपॉन ई। तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में इसको ई को एक मान लिया है। एकांक वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाला एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग होता है वो आवेशवाहक की गतिशीलता होती है। किसी आवेशवाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। क्या हो गया? अपवाह वेग जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है वो उस आवेशवाहक की गतिशीलता होती है। क्या होती है गतिशीलता? आवेशवाहक की गतिशीलता उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किए गए अनुगमन वेग को कहते हैं। इसे म्यू से शो करते हैं। आप बार बार इन बातों को बोल के समझ के बोलने के प्रयास करिए, रिकॉल करेंगे तभी आपको याद होगी चीजें। आप रटके नहीं कि आवेशवाहक की गतिशीलता ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग होता है वही गतिशीलता होती है। एकांक वैद्युत क्षेत्र अनुगमन वेग, एकांक वैद्युत क्षेत्र क्यों? इस ई को एक मान लिया, इस ई को ए नीचे वाली है। एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो अनुगमन वेग होगा वो म्यू यानी कि गतिशीलता हो जाएगी। समझ रहे हैं? और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक तो हमने आपको वैसे नॉर्मल सी बात है, बीटी वेग का हो गया मीटर स्क्वायर, अब इसका वोल्ट टू सेकंड ऐसा करके निकल जाता है, मीटर पर सेकंड टू वेल्व। इसका मीटर पर सेकंड होता है और उसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, और उसका वैद्युत क्षेत्र का वोल्ट होता है। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकंड इसका मात्रक हो गया। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपने देखा है क्या? या दिखा दे आपको गूगल पे? अभी दिखा, चलिए पहले आपको पढ़ लेते हैं क्या होगा ये। चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को। जब कोई चालक होता है, ये चालक है, चालक हो गया है, इसमें हम जब कोई धारा बहाते हैं, आई धारा बह रही है इसमें, तो आई धारा बह रही है, इनके सिरों के बीच में कोई विभवांतर भी लगेगा, इसे इस सेल से जोड़ दिया हमने, इसमें आई धारा बह रही है। तो आई धारा जब इस चालक में बहेगी तो इसके सिरों के बीच, इसके बीच, इन सिरों के बीच, ये इधर से के बीच यहाँ कुछ विभवांतर होगा, और इसमें आई धारा बह रही है, आई धारा बह रही है, इनके बीच विभवांतर भी है। तो इस विभवांतर और इस धारा के अनुपात को ही जो रेजिस्टेंस कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, समझ गए? किसी वैद्युत चालक में जब वैद्युत धारा बह रही होती है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव तथा उसमें बहने वाली वैद्युत धारा का अनुपात ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। और यह एक नियतांक होता है। इसे करके देखिए, अभी ओम का नियम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से शो करते हैं। ठीक है, कैपिटल आर से शो करेंगे इसे। यदि चालक में बीच में लगाए गए विभवांतर बी है तथा उसमें वैद्युत धारा आई है, तब चालक का वैद्युत प्रतिरोध क्या होगा? क्लियर सी बात है। इसे आर से शो करते हैं, आर इक्वल टू बी अपॉन आई, ऐसे करके शो कर लिया इसे। और मात्रक क्या हो गया? इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर अथवा ओम होता है। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, क्योंकि ओम ने इसके बारे में बताया था। ओम के भी नियम हम पढ़ेंगे। ओम का नियम भाई आप लोगों ने 10th में पढ़ा, काफी फेमस नियम है ओम का। तो ओम, इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पियर हो गया या फिर ओम हो गया। विमा तो आप निकाल ही लेंगे, विमा नहीं निकाल पाएंगे तो मैं बताया आपको, वीडियो बना देंगे अलग से, 11th में पढ़ रखा होगा। वैद्युत चालकता क्या होती है? वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा होती है। वो रेजिस्टेंस है, कंडक्टिविटी है। तो वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का उल्टा, उल्टा यानी कि व्युत्क्रम, तो 1 अपॉन आर हो गया। वैद्युत चालकता इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, यानी कि 1 अपॉन वैद्युत प्रतिरोध। तो 1 अपॉन वैद्युत प्रतिरोध यानी कि आर के यहाँ पे बी अपॉन आई रख दें तो आई ऊपर पहुंच जाएगा, बी अपॉन नीचे पहुंच जाएगा। चाहे ऐसे लिख लें, चाहे सीधे सीधे आप लिख सकते हैं।
वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देखिए विद्युत चालकता है, इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिख लिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मो, उसका ओम है, इसका मो, समझ रहे हैं, इसका ओम, उसका मो, और इसका ओम इनवर्स भी हो जाएगा, साइमन भी हो जाएगा, ये सारे इसके मात्रक है। मात्रक इसके याद रखने हैं आपको, इसके मात्रक जरूरी है याद रखने, इसके मात्रक आपको जरूरी याद रखने, ठीक है। मो, साइमन, ओम इनवर्स, वैद्युत चालकता के मात्रक है, वैद्युत चालकता के मात्रक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इतना ही रखें क्या, ओम का नियम पढ़ लें हम लोग, देख लेते हैं कितना बचा है। ओम का नियम वैद्युत, अभी कर लेते हैं, ओम का नियम कर लेते हैं, इसका नियमन नहीं करेंगे, ओम का नियम कर लेते हैं, इसका डेरिवेशन नहीं करते हैं। तो जर्मन के थे ओम, जर्मनी के थे, ठीक है। ओम कौन सी कंट्री के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें प्रभावित होने वाली धारा के संबंध को व्यक्त किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं, ठीक। उन्होंने कहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, एक कंडीशन एक्चुअली हम लोग छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन इस कंडीशन को ध्यान रखें, यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था क्या, ताप, दाब, ये सब चीजें भौतिक अवस्था में आती हैं, इन सब में अगर परिवर्तन ना हो तो उसमें लगाया गया वैद्युत, तो उनके सिरों के बीच लगाया गया वैद्युत विभवांतर, ये दो सिरे हैं, इनके बीच वैद्युत विभवांतर, ए हो गया, ये ऐसे हो गया, इसके सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर तथा उसमें इसमें से कोई धारा बह रही है, मान लीजिए कोई तार है, कोई चालक है, इससे कोई धारा बह रही है, ठीक है। तो इसमें बहने वाली धारा आई, और इसमें दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर v होगा, इनके मध्य एक अनुपात होता है, विभवांतर v और इसमें बहने वाली धारा, इन दोनों के बीच एक अनुपात होता है, वो नियतांक होता है। ओम ने बताया, क्या बताया कि कोई चालक है, इसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा, ये मान लिया एक तार है, इसमें इसमें कोई धारा बह रही है, तो इसमें बहने वाली धारा, उसमें जो विभवांतर का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ये बात ओम ने बताई। तो और इस इन नियतांक को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया, वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, उसी में डिस्कस किया ना, वैद्युत प्रतिरोध करें अभी डिस्कस, इसे आर से शो करते हैं, ठीक है, बी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। क्लियर है, ओम का नियम आना चाहिए, ओम का नियम, लेकिन कंडीशन नहीं बोलना है, यदि चालक की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, ताप में, दाब में, इन चीजों में परिवर्तन नहीं होना है, तब ये बी अपॉन आई कांस्टेंट होगा। बी क्या है, विभवांतर, आई है वैद्युत धारा। बिल्कुल सिंप्लीफाई करके हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बात आपको याद हो जानी चाहिए बिल्कुल क्लियर तरह से। ओम का नियम एक बार फिर से डिस्कस करें क्या, ओम का नियम, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उसमें वाली वाली धारा आई, इन दोनों के बीच जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, इसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ओम ने नियम दिया था। और इस कंडीशन के लिए कंडीशन ये है कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, ठीक, हो गया। हाँ, ओम के नियम का निगमन अभी नहीं करते हम, अब बताएंगे तो ओम के नियम का निगमन भी करेंगे पूरा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मिलते रहेंगे फिर से अगली वीडियो में। थैंक